गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा था मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें आपको मैंने वृक्क की संरचना बना करके स्पष्ट आपको इसके 4 भागों का वर्णन करा। देन आज आपको मैं बताऊंगा, एक तो मूत्र का निर्माण कैसे होता है, दूसरा वृक्क के अंदर यानी असंख्य नलिकाकार कुंडित नलिकाओं का जाल होता है जिसे कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। तो आज मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा आपको वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। क्या है वृक्काणु, क्या है नेफ्रॉन, हम रियल में कहें तो देखिए, जो नेफ्रॉन है, वृक्काणु है, वो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्काणु कहते हैं। और वृक्काणु जो है एक प्रकार की नलिकाकार कुंडलित नलिकाएं का एक समूह होता है जिसमें प्रमुख रूप से रुधिर का निस्यंदन होता है। तो देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं, आपको पहले मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। देखिए बेटा, ये नेफ्रॉन है, ये देखिए, ये नेफ्रॉन या वृक्काणु है। लेकिन बेटा आप इसको एक स्पष्ट तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार नलिकाएं कुंडलित हुई, किस प्रकार बाहर निकल रहा है, किस प्रकार रुधिर का निस्यंदन हो रहा है, यहाँ पर कौन किस प्रकार ये कार्य करता है। तो ये आपको इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं आपको बताऊं, ये जो प्रारंभिक भाग है बोमन संपुट, इस बोमन संपुट में वृक्कीय धमनी रक्त लेकर आती है और इस रक्त में विभिन्न प्रकार के जो मिले हुए पदार्थ होते हैं, चाहे ग्लूकोज, खनिज लवण या विभिन्न प्रकार के पदार्थ इसमें होते हैं। यहाँ इसमें जो बोमन संपुट है, इसके जो झिल्ली है, अंदर इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिनियों का जाल होता है और इन जालिका में यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ पर रुधिर का निस्यंदन होता है। ठीक है, तो ये जो भाग है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब यहां से ये वृक्कीय सिरा निकली है और पूरी कुंडलित नलिका के चारों ओर लिपटी रहती है वृक्कीय धमनी, वृक्कीय सिरा। अब बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस का जो भाग है वो कहलाता है मेलपीगिकाय और यहां से कुंडलित नलिका प्रारंभ होती है, उसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद ये यू आकार की नली बन जाती है, इस यू आकार की नली को कहते हैं हैर्नेले लूप और इस यू आकार की नली के बाद की संरचना को कहते हैं दूरस्थ कुंडित नलिका और यह दूरस्थ कुंडित नलिका लास्ट में संग्राहक नलिका से जुड़ जाती है। तो ये इसकी संरचना है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं आपके सामने बना के समझा रहा हूं और आप ध्यान से उसको देखें और समझें। देखिए बेटा, देखिए टॉपिक है नेफ्रॉन या वृक्काणु। नेफ्रॉन या वृक्काणु है क्या? सबसे पहले ये लाइन आपको पढ़ना जरूरी है कि मैं ये कहूंगा कि जीवों में या मानव में बात कर लूं, मानव में उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है,
यानी ये वृक्क के अंदर पाई जाती है असंख्य नलिकाकार कुंडली संरचना है। हम ये भी कह सकते हैं कि मानव के प्रत्येक वक्र में या प्रत्येक जीव के प्रत्येक वृक्क में असंख्य नलिकाकार कुंडलित रचनाएं होती है जिनको नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं। हम देखिए बेटा, देखिए बेटा, अभी आपने जो डायग्राम देखा था उसमें ये कुंडलित नलिकाएं बिल्कुल आपस में गुच्छे की तरह से मिली हुई थी, जिसको आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे कि कौन सी नली कहाँ से गुजर रही है और किस प्रकार वो फंक्शन में भाग लेती है। यहाँ देखिए, मैं आपको एक एक स्पष्ट कर देता हूँ कौन सी नली का इसका नाम क्या है, काम कैसे करती है। देखिए बेटा, बॉमन संपुट के बाद निकलने वाली नलिका है, इसे कहते हैं समीपस्थ कुंडित नलिका, पीसीटी, प्रोमिक्सल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। देन जो समीपस्थ कुंडित नलिका है आगे चलकर यू आकार की संरचना में बदल जाती है, जिसे कहते हैं हेनले लूप या हेनले पास। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये जो आगे प्यालेनुमा संरचना है, आगे की जो संरचना है, इसको बॉमन संपुट कहते हैं। और बॉमन संपुट में वृक्कीय धमनी प्रवेश करती है, वृक्कीय धमनी प्रवेश करती है। वृक्कीय धमनी प्रवेश करने के बाद ये बॉमन संपुट के अंदर एक तरह से गुच्छिकाओं के रूप में पतली पतली गुच्छिकाओं का जाल सा बन जाता है, और इस जाल को ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। जो इसमें नलिका प्रवेश करती है उसका नाम है वृक्कीय धमनी, और जो निकलती है उसका नाम है वृक्कीय सिरा। अब दोनों में आप देखें तो जो वृक्कीय धमनी है उसका व्यास अधिक होता है, वृक्कीय सिरा है उसका व्यास कम होता है। इसका मतलब यदि रुधिर प्रवाह अधिक है तो वृक्कीय सिरा में तेज गति से होगा, यानी वृक्कीय धमनी का रुधिर ग्लोमेरुलस में आएगा, बॉमन संपुट में आएगा। यहाँ पर एक तरह से संकुचन दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने से क्या है कि ये जो बॉमन संपुट है इसकी झिल्ली में यहाँ पर बारीक यानी महीन छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा रुधिर छनता है, जिसे हम कहते हैं रुधिर का निस्यंदन। तो ये जो भाग बॉमन संपुट, अंदर का भाग ग्लोमेरुलस, और दोनों मिलके कहलाते हैं मेलपीगी बॉडीज या मेलपीगी काय। अब देखिए, ये जो वृक्कीय धमनी वृक्कीय सिरा है ये पूरी कुंडलित नलिका में चारों तरफ लिपट जाती है, लेकिन जब उसको लपेट देती है तो पता नहीं लगता कौन सी नलिका कहाँ से गुजर रही है। यहाँ आपको जानने वाली बात यह है कि पॉइंट टू पॉइंट आपकी स्ट्रक्चर देखते चले और समझते चले। इससे रुधिर आता है और वृक्कीय सिरा से जाता है, तो इसका नाम है वृक्क धमनी की शाखा कह दो, वृक्क धमनी की शाखा है, और ये वृक्क सिरा। ठीक है, ये जो वाला भाग है चौड़ा पूरा संरचना है, इसको आप कहोगे बोमन संपुट। अंदर का भाग कहलाएगा केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ये जो पार्ट है पूरा
अंदर का, ये कहलाता है केशिका गुच्छ इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब ये बोमन संपुट से लेकर के यहां तक की जो ट्यूब है, यहां से लेकर यहां तक की, इस ट्यूब को कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है। आगे चलकर ये यू आकार की नली में कन्वर्ट हो गई, जिसका व्यास भी कम है, इसे कहते हैं हेनले लूप, क्योंकि हेनले एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिसने यूरोलॉजी में बहुत कार्य किए और उन्होंने नेफ्रॉन की इस नलिका के कार्यों के बारे में विवेचना की। इसका नाम ही हेनले का लूप या हेनले पास रखा गया। इसके बाद की जो नलिका है वो और ज़्यादा लंबी होती है और वो लास्ट यानी संग्राहक नलिका तक पहुंचती है। इस नलिका को हम कहते हैं दूरस्थ कुंडित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसे कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। लास्ट में जो नलिका है इसका नाम है संग्राहक नलिका, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। संग्राहक नलिका देखो आगे जुड़ती किससे, क्योंकि ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, ये कहाँ है, वृक्क के अंदर है। पूरी स्ट्रक्चर वृक्क के अंदर है, ऐसी एक नहीं, लगभग 1.5 करोड़ की संख्या में ऐसी वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। अलग अलग वृक्कों में इनकी संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग भी होती है। संग्राहक नलिका जो है, हाइलम जो पार्ट है वृक्क का, खांच वाली संरचना, क्योंकि खांच वाली संरचना वहीं से शुरू होती है, वृक्कीय धमनी यानी बोमन संपुट, और वहीं पर आकर घूमकर संग्राहक नलिका वहीं आकर जुड़ती है, और ये संग्राहक नलिका जुड़ जाती है फिर यूरेटर से यानी मूत्र वाहिनी से। ठीक है। और ये मूत्र वाहिनी मूत्राशय से जुड़ती है। संग्राहक नलिका ये मूत्र वाहिनी में, ये मूत्राशय, और लास्ट पार्ट इसका होता है मूत्र मार्ग। तो यहां तक की संरचना है, चाहे वो नर हो या मादा, मेल फीमेल दोनों में ये संरचना बिल्कुल एक जैसी होती है। मूत्र मार्ग तक का भाग। अब आगे जैसे शरीर की जो संरचना है वो आगे के पार्ट है, यहां तक की संरचना दोनों में एक जैसी होती है, सिमिलर होती है। अब देखिए बेटा, ये जो संरचना है, यदि मैं संरचना में कहूं आपसे हमें किस प्रकार इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं, या आप कह सकते हो वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई भी नेफ्रॉन कहलाती है या वृक्काणु कहलाती है। आप ये भी कह सकते हो वृक्क में पाई जाने वाली असंख्य कुंडलित नलिकाकार संरचना को भी नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। ठीक है। यानी कुल मिला के नेफ्रॉन की जो संरचना बनी है, वो वृक्क की जो संरचना है उसमें नेफ्रॉन ही पूरा पार्ट होता है, और इससे ही उसकी, क्योंकि जितने भी मेडुलरी पार्ट यानी आंतरिक पार्ट है, क्योंकि वृक्क को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। ठीक है। तो यहां देखिए, अब नंबर 1 पॉइंट आप यहां यदि संरचना पढ़े कि नेफ्रॉन की संरचना के प्रमुख भाग इस प्रकार है, तो सबसे पहले आप लोगे क्या, बोमन संपुट पहला पार्ट। तो हम ये कहेंगे नेफ्रॉन की संरचना के निम्न भाग होते हैं। ठीक है। नंबर 1 आप लोगे बोमन संपुट। यह नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग है। इसकी संरचना प्याले नुमा होती है। ठीक है। इसकी संरचना हुक नुमे होती है। ठीक है। जैसे आपने देखा हो, इस संरचना को यानी कई नामों से जाना जाता है। आगे का पार्ट पूरा चौड़ा है, फिर ये सकड़ा होता है। ठीक है। जैसे कीप होती है, कीप इस तरह का आकार भी है। तो बोमन संपुट। अब बोमन संपुट के अंदर ही पार्ट होता है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। तो हम ये कहेंगे कि बोमन संपुट के अंदर
बोमन संपुट के अंदर पतली पतली रक्त वाहिनी या रुधिर वाहिनियां पाई जाती है या वो जाल सा बनाती है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। गुच्छ का मतलब ही गुच्छा यानी समूह है, रक्त वाहिनियों का एक गुच्छा या जाल। तो वो क्या बनाती है? केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। यानी बोमन संपुट में आने वाले पदार्थों को छानने का काम ग्लोमेरुलस करता है। यानी यहाँ पर रक्त का निस्यंदन होता है, रक्त के छानने की क्रिया होती है। आप ये देखिए, इसके अंदर जो धमनी से रक्त आ रहा है तो इसका व्यास अधिक है, तो रक्त आने की जो सांद्रता है, मात्रा है, वो अधिक है। यहाँ पर जो अधिक आ रहा है, जाने वाली सिरा है वो पतली है, सक्रिय है, तो यहाँ इसमें या तो रक्तदाब भी बढ़ेगा, दूसरा बोमन संपुट पर दबाव पड़ेगा केशिका गुच्छ पर, तो यहाँ पदार्थ छनती है। क्योंकि रक्त में आने वाले विभिन्न जो पदार्थ हैं, चाहे वो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, खनिज लवण है, विभिन्न प्रकार के जो बज्र पदार्थ हैं, वो सब रक्त में मिले होते हैं और यहाँ पर उनको रक्त से अलग करना होता है, निस्यंदन करना होता है, छानना होता है। तो दूसरा पार्ट आपका केशिका गुच्छ। इसके बाद नंबर तीन पार्ट आप देखिए। अब तक दो पार्ट आपने बोमन संपुट और केशिका गुच्छ देखा, इन दोनों को मिला के मेल पीगी बॉडीज कहते हैं। 10th क्लास में इस टॉपिक को बड़ा छोटे तरीके से समझा रखा है, लेकिन आप यदि 12वीं क्लास के अंदर इसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट का बड़ा ठीक तरह से वर्णन है। कौन सा अंग, कौन सा भाग किस प्रकार पदार्थों को अवशोषित कर रहा है, कौन से बज्र पदार्थों को निष्कासन करना है, कितना दाब होता है नलिकाओं में, ये सब यदि हम सीनियर क्लास के अंदर इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ बताई जाती है कि पीसीटी का दाब कितना है, हेनले लूप का दाब कितना है, डीसीटी का दाब कितना है, ये सब चलता है। देन तीसरा जो पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर नंबर 3, पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, तो हम ये कहेंगे बोमन संपुट से लेकर, यानी बोमन संपुट से प्रारंभ होने वाली जो नलिका है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट लेते हैं हेनले पास, हेनले का लूप। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर यू आकार की संरचना में बदल जाती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। हेनले के लूप की जो नलिका है, इसका व्यास समीपस्थ कुंडलित नलिका से कम होता है। इसका मतलब यहां पर जो छनित पदार्थ है उसका दाब अधिक होता है, यहां पर प्रवाह भी उसका तेज होता है। नंबर 5, दूरस्थ कुंडलित नलिका। हेनले के लूप से, हेनले के लूप से प्रारंभ होकर लंबी कुंडलित नलिका, जिसे दूरस्थ नलिका कहते हैं क्योंकि हेनले के लूप से काफी दूरी पर होती है। इस नलिका का यदि हम देखें अब डायमीटर बाय व्यास, तो हेनले के लूप से समीपस्थ कुंडलित नलिका दोनों से अधिक है। ये जो कुंडलित नलिका है, वैसे हम इनको टोटल 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला भाग जैसे बोमन संपुट, दूसरा वृक्क नलिका है। फिर वृक्क नलिकाओं को पार्ट करना पड़ता है क्योंकि इनका काम अलग अलग। वृक्क नलिका तीनों का काम है अवशोषण करना। मैं आपको मूत्र निर्माण में कार्य में बताऊंगा कि क्या इनका फंक्शन है, यहाँ संरचना की बात कर रहा हूं। तो दूरस्थ नलिका हेनले के लूप से प्रारंभ होकर संग्राहक नलिका तक चलती है और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है संग्राहक नलिका। हम कहेंगे कि नेफ्रॉन का जो अंतिम भाग है वो संग्राहक नलिका कहलाता है और संग्राहक नलिका में जो पहुंचने वाला पदार्थ है, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया का अंतिम जो पदार्थ है, जिसका ना तो अवशोषण होता है ना उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो पदार्थ संग्राहक नलिका में पहुंचता है। यहाँ से मूत्रवाहिनी जुड़ी होती है, मूत्रवाहिनी के माध्यम से वो मूत्राशय में पहुंच जाता है और मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र मार्ग से मस्तिष्क के संकेत के अनुसार उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो दिख रही है वो संरचना है। अब ये जो नलिका है वृक्क नलिका, वृक्क नलिका को हम कह सकते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ नलिका। इन्हें रीनल ट्यूब्स कहते हैं, रीनल ट्यूब्स। ठीक है, इन वृक्क नलिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? पुनः अवशोषण। बोमन संपुट का काम क्या है? रक्त का निस्यंदन। और संग्राहक नलिका का काम है स्त्रवण। यानी 3 भागों में बांटकर इसका हम कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। अब नेफ्रॉन की कार्यविधि कह दो या मूत्र निर्माण कह दो, एक ही बात है। तो उसके द्वारा भी हम अब कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। तो ये बेटा सामने आपकी संरचना है और ये बहुत अच्छा
क्वेश्चन है और ये या तो मानव श्वसन तंत्र या नेफ्रॉन की संरचना, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें लिखना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है और ये आप इसका सटीक आंसर भी दे सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट भी देना चाहे तो आपको मैंने पॉइंटों को भी बता दिया है। इस प्रकार आप चित्र बनाकर इसकी संरचना की स्टडी करेंगे। अब ये जो नलिका है, यहाँ से देखो रक्त का निस्यंदन हुआ। अब मैं कार्यविधि समझा देता हूँ इसके अंदर। देखिए, यानी आप टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट, नेफ्रॉन की क्रिया विधि या मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है। चित्र में समझा देता हूं, देखिएगा। प्रारंभ में वृक्कीय धमनी के द्वारा जो रक्त आता है, उस रक्त में विभिन्न प्रकार के वज्र पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यहां पर यानी मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? रक्त का निस्यंदन। रक्त का निस्यंदन है, रक्त के छनने के बाद जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा मूत्र या यूरिया का निर्माण होता है। तो जो रक्त और रक्त के साथ अपशिष्ट पदार्थ आया है वो कहाँ आएगा? बौमन संपुट में। इस बौमन संपुट में देखिए आप, रक्त के निस्यंदन का काम होता है, एक तरह से चालनी का काम करते हैं। रक्त यहां पर छनता है पूरी तरह। रक्त का छनने के बाद जो पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमोनियम, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, ये सब कहाँ जाते हैं? समीपस्थ कुंडली नलिका में। समीपस्थ कुंडली नलिका जो है, इसका काम क्या है? जो रीनल ट्यूब्स है, सभी रीनल ट्यूब्स जो होती है समीपस्थ, यानी पीसीटी, डीसीटी एंड हैले लूप, इन सब का काम क्या है कि जो ऐसे पदार्थ है हानिकारक पदार्थ, उनको छोड़ करके जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, उन आवश्यक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करने का काम होता है वृक्क नलिकाओं का, ठीक है। तो यहां पर बौमन संपुट यानी जिसके काम हुआ रक्त निस्यंदन का, इसके बाद जो कुंडली नलिका यानी पीसीटी, हैनले के लूप और डीसीटी, यानी समीपस्थ कुंडली नलिका, हैनले के लूप और दूरस्थ कुंडली नलिका, तीनों का काम है कि यदि कोई पदार्थ ऐसा छन गया जो शरीर के लिए आवश्यक है, उस पदार्थ का पुनः अवशोषण, उस पदार्थ का पुनः अवशोषण इन वृक्क नलिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। और तीसरा भाग होता है स्त्रवण। जो पदार्थ संग्राहक नलिका में पहुंच जाता है, संग्राहक नलिका में पहुंचने वाला पदार्थ है, उसको स्त्रावित कर दिया जाता है, यानी वो पूरी तरह से उत्सर्जी होता है, उसका बॉडी में फिर कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, ये आपने समझ लिया यहां तक कि यहां रुधिर का निस्यंदन हो चुका है। इन नलिकाओं में क्या है? पुनः अवशोषण की क्षमता है कि जो पदार्थ गलती से छन गया, उस पदार्थ को वापस अवशोषित करने का काम ये नलिकाएं करती है, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है, यहां पर क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बूंद बूंद करके और कहाँ मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। तो ये थी संरचना। संरचना के बाद मैंने आपको इसकी क्रिया विधि को इसमें समझाया। अब इसकी जो क्रिया विधि है, आप इसको 3 पॉइंटों में लिखकर आप इसकी स्टडी करेंगे। समझ चुके हो आप। अब तीनों पॉइंट आपको कैसे लिखने हैं ये आप देख लीजिएगा। मैं केवल पॉइंट डाल के बता रहा हूं, लिखना आपको है, जो मैं पूरा समझा चुका। तो यहां आप जैसे क्वेश्चन लेंगे, आपने क्वेश्चन लिखा यहां पर मूत्र निर्माण कैसे होता है, ठीक है, या आपने लिखा वृक्काणु की क्रिया विधि या नेफ्रॉन की क्रिया विधि। देखिए तरीके से बता रहा हूं, आपको ऐसा बुक में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं बुक में आप ढूंढोगे बहुत सारी चीजें सिमिलर नहीं है। मैं इस टॉपिक को इस तरह लेके चल रहा हूं कि आप जूनियर सीनियर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि 10th क्लास में बिल्कुल टॉपिकों को दे रखा है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब छोटी चीज आप पढ़ेंगे तो उसको ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे, उनके पार्ट आपको पढ़ने होते हैं। यानी आपने मान लो ज्यादा पढ़ा तो उसमें से कुछ तो याद रहेगा, लेकिन पहले ही मैं मान लो आपको कम पढ़ाऊं, उस कम में से आप और कम कर दोगे। इसलिए हम बड़ा लेकर चल रहे हैं, और बड़े में से आपको कुछ चीजें ड्रॉप हो गई तो कुछ तो बचेंगी। नेफ्रॉन की क्रिया विधि या मूत्र निर्माण 3 चरणों में होता है। आप ऐसे ही लिखेंगे, 3 चरणों में मूत्र निर्माण की क्रिया या क्रिया विधि संपन्न होती है। पहला भाग है, उसको आप कहेंगे रक्त का निस्यंदन। और बेटा ये तरीके होते हैं, इससे आप याद भी कर पाते हो और आप इनमें 2-2 लाइन लिख भी सकते हो, 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, लेकिन तरीका याद रहता है, ठीक है। पहला पार्ट आपने लिखा रक्त का निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है छन्ना। अर्थ समझिएगा, निस्यंदन अर्थ क्या है? छन्ना।
अब छन्नी की क्रिया कहाँ होती है? बॉमन संपुट में। तो आप ये कहेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर या मानव वृक्काणु के अंदर जो बॉमन संपुट है, बॉमन संपुट के ग्लोमेरुलस में या केशिका गुच्छ में रक्त का निस्यंदन होता है, रक्त के छानने की क्रिया होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि मूत्र निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है कि रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। मूत्र निर्माण का प्रमुख उद्देश्य कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। तो यहां पर रक्त का निस्यंदन हो जाता है और रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, बशीय अम्ल, खनिज लवण, इन सबको यहां से अलग कर दिया जाता है और वो कुंडली नलिकाओं में चले जाते हैं। नंबर 2। दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण में 2 लाइन आप समझा चुका हूं, सुन ले एक बार और। निस्यंदित रक्त यानी जो छन चुका है, उस निस्यंदित रक्त जो कुंडित नलिकाओं में पहुंच गया, यदि इसमें उपस्थित जो पदार्थ है यदि वो शरीर के लिए आवश्यक है तो उन पदार्थों का पुनः अवशोषण वृक्क नलिकाओं द्वारा कर लिया जाता है, जिन्हें हम समीपस्थ कुंडली नलिका या दूरस्थ कुंडली नलिका कहते हैं। इन वृक्क नलिकाओं का काम है पुनः अवशोषण करना। तीसरा पार्ट आप पढ़ेंगे स्त्रवन। ठीक है, यानी यहां कहेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसे कहेंगे हम रीऑब्जर्वेशन एंड सेक्रेशन। 3 पार्ट है। स्त्रवण का मतलब यानी जो पदार्थ पुनः अवशोषण के बाद शेष बचता है वो टोटल अवशिष्ट या वज्र पदार्थ होता है और उस पदार्थ का निष्कासन संग्राहक नलिकाओं द्वारा मूत्र वाहिनी में कर दिया जाता है। मूत्र वाहिनी से वो मूत्राशय में चला जाता है। इस प्रकार यानी मूत्र का निर्माण होता है, इस प्रकार रक्त का निस्यंदन होता है। ठीक है, अब जो नेफ्रॉन के अंदर वृक्कीय धमनी, वृक्कीय सिरा थी, वो कुंडली नलिकाओं में जालसा बना लेती है। तो ये नलिका जो पुनः अवशोषण करती है वो पुनः अवशोषण करके यानी रुधिर के माध्यम से वो शरीर में संचरित होता रहता है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में आपको मैंने वृक्क की जो क्रिया विधि है वृक्काणु की इसको समझाया। आपने वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना को आपने इसमें पढ़ा। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल आपसे मैं थोड़ी सी बात करूंगा अपोहन या डायलिसिस क्या है, फिर पादपों में उत्सर्जन क्या है। इस चैप्टर को भी शायद में हो सकता है कल की वीडियो में खत्म हो जाए। आज की वीडियो को आप फिर 2 बार रिपीट करके चलाएं। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको डाले जाएंगे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए। बाकी बेटा जहां तक वो लाइव क्लास लिया करो, लाइव में आपको महसूस ऐसा होगा जैसे आप सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।